तो बाकी लोग कहाँ चले गए तुम्हारे बैच के आज? दो ही लोग हो? चलो करते हैं कंटिन्यू। अच्छा, कल जो हमने कमांड्स वगैरह देखे थे, क्लियर है वो चीज़? अ, कल तो पूरा दिन मेरा इंस्टॉलेशन और उन सब में ही चला गया, तो अभी तक प्रैक्टिस हुआ नहीं। और दूसरा वो आपका वीडियोस भी नहीं आया था। वीडियोस नहीं आए? नहीं आए, हाँ। एक बार दोबारा तुमने बात की क्या या? जी एक्चुअली उनसे बात किया था, वो उन्होंने सिर्फ स्टडी मटेरियल का मुझे भेज दिया था ईमेल, पर अच्छा, वीडियो का अभी। वीडियो नहीं भेजे? ओके। ठीक है, चलो फिर देखते हैं वीडियो का, फिर मैं ही देता हूँ यार। ठीक है, चलिए। ओके। कल हमने मेन जो बेसिक कमांड्स हैं लिनक्स यूज करने के, वो तो क्या है कि देख लिए हैं। ठीक है, मेन मेन जितने कमांड्स हैं सारे हमने कवर कर लिए थे कल। अब बाकी जो है अच्छा, एक दो और कमांड जो रह गए हैं वो मैं बता देता हूँ क्या उसमें है। हमने हिस्ट्री कमांड डिस्कस किया था कल? नहीं। नहीं? ठीक है, चलो आज बात करते हैं। अभी मैं जस्ट अपना वीएम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन कुछ और जो कमांड्स रह गए हैं थोड़े से वो एक बार देख लेते हैं।
तो कुछ कमांड जो हमारे रह गए थे वो भी देख लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले का कुछ कमांड है। अच्छा, अब मानो कि मैंने कुछ कमांड्स रन किए एंड बाद में मुझे चेक करना है कि मैंने क्या कमांड्स रन किए थे। मुझे कमांड हिस्ट्री अपनी देखनी है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ कर सकता हूँ हिस्ट्री, या सिंपली हिस्ट्री टाइप करो, एंटर कर दो। तुम्हारी कमांड हिस्ट्री जो है वो तुम्हें दिख जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे कमांड हिस्ट्री दिख गई। कमांड हिस्ट्री सिंपली क्या है कि जो भी कमांड्स तुमने यूज़ किए हैं रिसेंटली, उनकी एक तुम्हें लिस्ट मिल जाती है इससे। तो लिस्ट मिल गई, लिस्ट के बेसिस पे फिर तुम ढूंढ सकते हो कि अगर कोई कमांड ऐसा था जो तुम्हें दोबारा से रेफर करना है, तो इस तरह से हिस्ट्री में से मिल सकता है। ओके, तो एक ये कमांड है हिस्ट्री जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था। फिर अच्छा, अब मान लो कि मेरे को किसी कमांड का आउटपुट जो है स्क्रीन पे नहीं चाहिए, तो मेरे को उसको किसी फाइल में स्टोर करना है ताकि मैं उसको बाद में एक्सेस कर सकूं। कि टर्मिनल पे तो क्या है, थोड़ी देर तक है कंटेंट, उसके बाद तुमने टर्मिनल बंद किया तो वो तो चला गया। तो लेट्स से कि मैंने ये जो हिस्ट्री कमांड है इसका आउटपुट कहाँ स्टोर कर लिया, एक फाइल में। उसके लिए रीडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, जो एक ग्रेटर देन सिंबल मैंने यहाँ पे लगाया है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि हिस्ट्री कमांड का जो है आउटपुट कहाँ डालो, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे आउटपुट डॉट टी एक्स टी नाम की मैंने फाइल मेंशन कर दी, तो इस कमांड का आउटपुट अब तुम देख रहे हो स्क्रीन पे नहीं आया, टर्मिनल में मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखा। बट ये जो आउटपुट डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है, इसके अंदर आउटपुट सेव हो गया है। अब ये क्या, नॉर्मल फाइल से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी फाइल है ये, ठीक है। इसका आउटपुट जो है थोड़ा सा लंबा आएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को, मतलब मैं इस फाइल के कंटेंट देखूं, लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि जो कंटेंट है उससे क्या है, मेरा जो टर्मिनल है वो पूरा भर ना जाए। कि क्या होता है कि अब लंबी फाइल है तो उसका आउटपुट से पूरा क्लटर हो जाएगा मेरा टर्मिनल। प्लस मैं चाहता हूँ कि मैं उसको फाइल को बहुत ही आसानी से रीड कर सकूं, तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज कर सकता हूँ, लेस। कल हमने कौन सा कमांड देखा था कि अगर मुझे फाइल का आउटपुट देखना है तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा। एक कमांड देखा था ना कल। एलएस। सर कैट कमांड। कैट कमांड, एलएस तो यार ये देखने के लिए होता है कि मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ, या अगर मैं कोई डायरेक्टरी स्पेसिफाई करता हूँ वहाँ पे, तो उसमें क्या क्या फाइल्स हैं, उसमें क्या क्या फाइल्स है और जितनी सब डायरेक्टरीज हैं वो सब क्या क्या है। तो एलएस उस काम के लिए होता है। ये एलएस फाइल का आउटपुट देखने के लिए नहीं होता। तो ये चीज़ थोड़ा वो ध्यान रखना। ओके, तो क्या चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सर हाँ, फाइल का आउटपुट देखना। आउटपुट देखना है। तो कैट से तो क्या होता है कि टर्मिनल पे आ जाता है पूरा, है ना, टर्मिनल के अंदर पूरा आउटपुट आ जाता है और उससे पूरा टर्मिनल भर जाता है। तो एक बेटर ऑप्शन है लेस। ठीक, कमांड का नाम है लेस। लेस, और उसको तुम फाइल का नाम दे दो, जैसे मैंने लेट्स से आउटपुट डॉट टी एक्स टी मुझे सेव किया है, मैं इसी को देखना चाहता हूँ इसके कंटेंट्स। तो आउटपुट डॉट टी एक्स टी, और ये अभी तुमने देखा होगा मैंने पूरा टाइप नहीं किया, ये टैब के थ्रू ऑटो कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत, टर्मिनल में जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये ऑटो कंप्लीट जो है बहुत ही यूजफुल कह सकते हो फीचर होता है इसका, जिससे काफ़ी टाइम तुम्हारा बच सकता है। तो इसको भी
जितना यूज कर सकते हो डेफिनेटली करना ऑटो कंप्लीट को। तो जैसे मैंने लेस आउटपुट डॉट टी एक्स टी किया, मैं अगर उसको चलाता हूँ तो भी क्या है, ये जो फाइल का आउटपुट है ये पूरा यहाँ पे खुल गया है। और मैं इसमें आराम से स्क्रॉल कर सकता हूँ, स्क्रॉल करके मैं इस फाइल के कंटेंट के थ्रू आराम से जा सकता हूँ। ठीक है, तो फाइल को नेविगेट करना भी आसान हो गया। बेटर है कि मैं ये यूज़ करूँ rather than कि मैं अपना टर्मिनल पे सब कुछ लिख के फिर उसके थ्रू काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज बेटर। प्लस अगर मेरा काम हो जाता है, जैसे कि हाँ मैंने देख लिया जो भी देखना था, मैं एग्जिट कर देता हूँ दबा के, क्यू दबा के, तो मैं वापस आ गया टर्मिनल पे। और तुम यहाँ देख सकते हो टर्मिनल पे भी वो जो आउटपुट है वो आया नहीं, तो मेरा टर्मिनल भी क्लटर नहीं हुआ, मैंने फाइल आराम से देख भी ली, तो मेरा काम हो गया। तो ये एक बेटर कह सकते हो कि ऑप्शन है एज कम्पेयर टू कैट। अगर तुम बड़ी फाइल से डील कर रहे हो, छोटी फाइल्स के लिए तो चलो ठीक है, फिर भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और बिगर फाइल दिस इज वेरी गुड। तो इसको जो है अ, ध्यान में रखना, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल कमांड होता है। सर हाँ बोलो। सर मैंने लेट ज्वाइन किया सर, जो अभी आपने बताया इसके एक बार रिपीट कर दिए सर। अभी मैंने दो ही कमांड्स डिस्कस किया आज। एक था हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्या होता है कि तुम्हें अपने कमांड हिस्ट्री दिख जाती है कि तुमने क्या क्या कमांड रिसेंटली रन किया अपने सिस्टम पे। ओके ठीक सर। है, उसको यूज करने का सिंपल तरीका है, टाइप करो हिस्ट्री। ओके सर। ठीक है, और एंटर करोगे, इस तरह से पूरा क्या है आउटपुट आ जाएगा। टैब होगी, इस तरह से पूरा आउटपुट आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो तुम्हारे जितने भी रिसेंटली तुमने कमांड्स रन किए थे ना, वो सारे तुम्हें दिख जाएंगे। ओके सर। फिर मैंने बताया था कि अगर मुझे किसी कमांड का आउटपुट जो है किसी फाइल में स्टोर करना है, मुझे टर्मिनल पे नहीं चाहिए आउटपुट, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे हिस्ट्री कमांड स्पेसिफाई किया, और ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर इसको कहते हैं। ठीक है, रीडायरेक्ट कर रहा हूँ मैं कि इसका आउटपुट मुझे टर्मिनल पे नहीं चाहिए, मुझे किसी फाइल में स्टोर करना है। तो इस तरह से हिस्ट्री मतलब कमांड का नाम लिखा, रीडायरेक्ट किया उसको कहाँ पे, एक फाइल में जिसका नाम है आउटपुट डॉट टी एक्स टी। ये फाइल अगर नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, और अगर इस नाम की कोई फाइल होगी तो अगर इस तरह से रीडायरेक्ट करते हो तो उसका फाइल का कंटेंट जो है रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है उससे। ओके सर, मीन्स अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी सर। हाँ, और अब क्या है कि थोड़ा सा इसका बड़ा है आउटपुट इस फाइल का। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इससे मेरा जो वो है टर्मिनल जो है वो पूरा भर ना जाए। तो एक बेटर ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं सीधे सीधे कैट से उसका आउटपुट देखने की जगह लेस कमांड यूज करूँ। अगर मैं लेस कमांड यूज करता हूँ तो किस तरह से आउटपुट दिखेगा, फाइल तो पूरी पूरी खुल जाएगी, मैं उसमें से आराम से स्क्रॉल कर सकता हूँ ऊपर नीचे, आराम से पूरी फाइल देख सकता हूँ। जैसे मेरा काम हो जाए मैं क्यू दबा के यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ। एंड अब मैंने फाइल आराम से देख भी लिए कंटेंट्स, मेरे टर्मिनल पे भी जगह भरी नहीं, बिल्कुल भी स्पेस यूज नहीं हुई, और मेरा काम भी हो गया। तो दिस इज अ बेटर कमांड देन कैट। ठीक है, जब बड़ी फाइल्स की हम बात करते हैं तो होगा ऐसा डेफिनेटली, कभी ना कभी तो होगा कि तुम जिस किसी ऐसी फाइल से डील कर रहे हो जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, छोटी मोटी फाइल्स के लिए तो क्या चलता है कि अपन ये कर दें, सीधा कैट यूज़ करके देख लें आउटपुट। बट अब हमेशा तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, इसलिए फिर ऐसे टाइम पे ये लेस कमांड जो है ये काम आ जाता है। ओके, अब मान लो तुम्हें कोई कमांड जैसे है जो पता है इस कमांड के बारे में, बट तुम चाहते हो कि मुझे और इन्फॉर्मेशन मिले उसके बारे में, और चीज़ें पता चले।
कमांड से रिलेटेड। तो वहां पे फिर तुम क्या कर सकते हो कि जितने भी सिस्टम कमांड्स होते हैं ना, जितने भी जो हमने कमांड्स डिस्कस किए हैं अभी, ये सारे क्या है, सिस्टम कमांड्स होते हैं। लिनक्स के इनबिल्ट अपने कमांड्स होते हैं, कोई अलग से ये टूल्स नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये इनबिल्ट सिस्टम के कमांड्स हैं। तो इन कमांड्स के बारे में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि मैन मैन मतलब मैनुअल, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है ना किसी चीज़ की, वैसे ही हर कमांड की लिनक्स में इंस्ट्रक्शन मैनुअल टाइप होती है। उसको एक्सेस करने के लिए मैन और सिंपली कमांड का नाम लिख दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं कैट कमांड की बात करूं, मुझे उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे मैनुअल पढ़नी है उसकी, तो मैन और कैट। अब इसकी क्या है, ये जो मैनुअल है वो खुल गई है, उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या क्या ऑप्शंस यूज किए जा सकते हैं, इवन कुछ एग्जांपल्स, ऑथर वगैरह जितने भी डिटेल्स हैं उसके बारे में वो सारे यहाँ पे हमें दिख जाते हैं। अब इससे बाहर जाना है तो क्यू टू क्विट होता है, क्यू से क्विट कर दिया। इसी तरह से कोई और कमांड ले लो, मान लो एलएस की अगर मैं बात करूँ, उसकी मैनुअल पढ़नी तो मैन एलएस किया, तो इस तरह से एलएस कमांड के बारे में मुझे जो भी डिटेल्स हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, एलएस कमांड की मैनुअल, उसको मैं बोलूँगा कि मैनुअल खुल गई। मैनुअल खुल गई तो जितने भी ऑप्शंस हैं, जो भी यूजेज है एलएस का, वो सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कमांड के लिए हम उसकी मैनुअल अगर चाहें तो देख सकते हैं। सर ये तो हो गया जो कमांड हमें पता है और उसका देखना है कि वो किस यूज के लिए है, उसका मैन्युअल है। पर हाँ, ऐसा भी कोई फाइल या लिस्ट या कमांड है जिससे हम देख सके कि सारे सिस्टम के दूसरे कौन से कमांड्स है, मतलब कमांड लिस्ट। कमांड लिस्ट एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम नेट पे ढूंढ लो, अगर कोई पर्टिकुलर चीज के लिए कमांड्स जैसे चाहिए और तुम्हें नहीं ठीक है। आता, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। बट ऐसा तो कुछ, हाँ, एक कमांड आई थिंक हो सकता है यूज इस केस में, आई डोंट नो अभी वो सपोर्टेड है या नहीं। पहले आता था कॉम्प जेन करके। नहीं, ये तो कुछ और है, कुछ चेक। ये ये तो बेसिकली जो इंस्टॉल टूल्स हैं उनके बारे में है। तो एट दिस पॉइंट ऐसा कोई कमांड है नहीं जो तुम्हें सारे अवेलेबल कमांड्स दिखा दे। ठीक है। ठीक है, बट इफ यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग, अगर कोई पर्टिकुलर चीज है, यू कैन ऑलवेज सर्च। ठीक है, नेट पे तुम देख सकते हो उसके बारे में ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं, इसमें आई थिंक आना चाहिए। हाँ, दिस इज द लिस्ट, बट ये भी बहुत छोटी सी लिस्ट है, मतलब इसमें कंप्लीट लिस्ट नहीं है। आई डोंट नो व्हाई इसमें ये लोग कंप्लीट लिस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं। बहुत ही छोटी लिस्ट है, और इसमें मोस्ट जो कमांड्स मैंने दिखाए हैं वो ऐसे हैं जो तुम कभी यूज करोगे नहीं। मतलब लॉट ऑफ बेसिक दीज आर, कमांड लिस्ट है। नहीं बेसिक कमांड्स है ही नहीं ना इसमें कुछ, पता नहीं क्या ये लोग वो करते हैं। तो मतलब एज ऑफ दिस पॉइंट अभी कोई ऐसा कमांड है ही नहीं जिससे तुम्हें सिस्टम कमांड सारे के सारे दिख जाए। ठीक है पहले पहले तो इससे दिख जाता था कॉमन से, अब पता नहीं क्या इन्होंने चेंज किया।
सारे कमांड्स नहीं दिखाता है, नहीं शो करता है। ओके, तो अच्छा, अब मान लो मेरे को अपने थोड़ी सी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देखनी है। मतलब लेट्स से कि अपना कुछ ना कुछ नेटवर्क इंटरफेस प्रेजेंट है सिस्टम में, तो उसका आईपी एड्रेस मेरे को पता करना है। तो उसके लिए मैं ऑप्शन क्या यूज करूंगा? पहले के जो लिनक्स सिस्टम्स आते थे ना, मतलब आज से 2-3 साल पहले इवन, तो उनमें एक कमांड बहुत पॉपुलर चलता था इस काम के लिए, इफ कन्फिग। कुछ सिस्टम्स अभी भी इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ सिस्टम नहीं करते। तो अगर काली यूज कर रहे हो, काली तो इसको सपोर्ट नहीं करता है, बट मतलब पहले तो ये चलता था कमांड इफ कन्फिग। मतलब आई एफ कन्फिग होता है बेसिकली इंटरफेस कन्फिग्रेशन के लिए। इसको एंटर प्रेस किया तो ये क्या दिखा देता है, तुम्हारे जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नेटवर्क इंटरफेसेस की बात हो रही है। नेटवर्क इंटरफेस यानी कि जो तुम्हारे नेटवर्क अडेप्टर्स हैं सिस्टम में, उसके बारे में ये डिटेल्स दिखाता है। तो यहाँ पे अब इस केस में क्या है, 3 अडेप्टर्स दिखा रहा है, इथरनेट 0, इथरनेट 1 और लूप बैक अडेप्टर। अब लूप बैक अडेप्टर तो चलो सिस्टम में होता ही है, एक लूप बैक आईपी असाइन होता है हर सिस्टम को 127.0.0.1। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है वो लूप बैक वाला आईपी है यहाँ पे। और उसके अलावा क्या है, 2 अडाप्टर्स हैं जो दिखा रहे हैं, इथरनेट 0 और इथरनेट 1। अब ये क्या है, वर्चुअल मशीन है, तो मेरा जो होस्ट सिस्टम का वायरलेस अडाप्टर है उसको एज ए वायरलेस डिटेक्ट नहीं करता, ये उसको वायर्ड कनेक्शन की तरह डिटेक्ट करता है, क्योंकि ये नेट के थ्रू हमने रन किया है। इसलिए वो इथरनेट कनेक्शन जो है, इथरनेट 0 है, प्लस एक और मैंने अडाप्टर लगा रखा है इस वीएम में, तो वो अडाप्टर इथरनेट 1 के नाम से आ रहा है। तो ये आई एफ कन्फिग जो है, ये अब क्या है कि सारे सिस्टम में सपोर्टेड नहीं आता। इसकी जगह एक दूसरा कमांड है जो हम यूज करते हैं। किसी को है आइडिया क्या कमांड यूज करते हैं? जैसे अगर तुम काली यूज कर रहे हो तो उसमें ये कमांड होगा, नया जो नया वाले की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, चलो डिस्कस करते हैं। तो नए कमांड का नाम है आईपी एड्रेस, मतलब उसको आईपी एडीडीआर या आईपी ए भी लिख सकते हो। काम सेम ही करता है ये, मतलब इंफॉर्मेशन जो दे रहा है तुम्हें वो सेम ही दे रहा है, डिफरेंट नहीं है। और मेन इंफॉर्मेशन इन दोनों कमांड्स में जो हमें यूजली चाहिए होती है वो होती है अपना आईपी एड्रेस। जैसे इस केस में मुझे क्या चाहिए था, अपना आईपी एड्रेस। तो ये एक आईपी है एक इंटरफेस पे, ये दूसरे वाले पे है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आईपी तो सेम ही रहेगा, दोनों कमांड्स जो रिजल्ट दे रहे हैं आईपी तो सेम है, बस थोड़ा सा उसका आउटपुट का फॉर्मेट डिफरेंट है यहाँ पे। सर ये 10.10 होता है सर, ये लोकल आईपी होता है क्या सर? इसको प्राइवेट आईपी कहते हैं। ओके सर। प्राइवेट आईपी मतलब कि उसी नेटवर्क के अंदर रहता है वो। ओके सर। प्राइवेट आईपी पे अगर तुम कोई भी मैसेज भेज रहे हो तो वो तभी जाएगा अगर वो आईपी सेम नेटवर्क पे है जिसपे तुम हो। बाकी अगर कुछ नेटवर्क के बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो उसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए होगा। सर ये जो इसमें फ्लैग लिखा हुआ है सर, फ्लैग क्या होते हैं?
फ्लैग यहाँ पे जो है सिंपली जो तुम्हारा अडाप्टर है उसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं। जी सर। ठीक है, जैसे अप लिखा हुआ है, मतलब अप मतलब कि इंटरफेस एक्टिव है। अगर डाउन हो मतलब कि इंटरफेस बंद है। अप मतलब एक्टिव, मतलब चल रही है वो इंटरफेस अभी। डाउन भी किया जा सकता है उसको, मान लो अब तुम्हें ये जो आईपी मिला हुआ है, ये आईपी कैसे मिलता है जानते हो? नहीं सर। नॉर्मली क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर होता है। डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं उसको। तो जो भी तुम्हारा गेटवे होता है नेटवर्क का, जैसे यूजली राउटर जो है वो बाकी डिवाइसेस को आईपी असाइन करता है। हम्म, मतलब जो भी बाकी डिवाइसेस आते हैं, जो भी उस नेटवर्क पे कनेक्ट हो रही डिवाइस, उसको वो आईपी असाइन करता है। तो वो जितने भी उसके पास आईपीज अवेलेबल हैं उसमें से कोई एक आईपी सिलेक्ट करके दे देता है तुम्हें, मतलब तुम्हारी डिवाइस को। अगर तुम चाहो तो इफ कॉन्फ़िग के थ्रू या आईएफ कॉन्फ़िग के थ्रू चेंज भी कर सकते हो उसको। ये जैसे आईएफ कॉन्फ़िग और इंटरफेस का नाम लिखा जैसे इथरनेट 0 या इथरनेट 1, और उसमें अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ अपने तरफ से आईपी दे दूं तो वो तुम आईपी वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी प्राइवेट आईपी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी बात हम प्राइवेट आईपी की कर रहे हैं। नेटवर्क के अंदर इंटरनल नेटवर्क में हमें क्या है, प्राइवेट आईपी ही असाइन होते हैं। सर हम आईपी चेंज भी कर सकते हैं? क्या? आईपी चेंज कर सकते हैं सर? हाँ, आईपी चेंज कर सकते हैं। आईपी चेंज करना हर सिचुएशन में बेनिफिशियल नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स चेंज करना चाहो तो कर ही सकते हैं, तो उसमें वो नहीं। तो सर जो चेंज होती है तो फिर परमानेंट वही आईपी हो जाती है सर? मीन्स जब भी हम सर्च करेंगे तो वो जो चेंज हो ही रहेगी वही दिखाएगी? नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा से वही डीएचसीपी सर्वर असाइन करेगा उसको आईपी। सर क्योंकि हमने परमानेंटली यहाँ पे कोई आईपी चेंज नहीं किया है। हम तो उसको एज लॉन्ग एज सिस्टम चल रहा है तब ठीक है वो वैल्यू ले लेगा, बट नेक्स्ट टाइम फिर ये चीज नहीं होगी। मतलब टेम्पररी चेंज होता है वो। हाँ, और यहाँ पे तो हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ इंटरनल आईपी को अफेक्ट करेगा, तो उसको चेंज करने से उतना भी जो है डिफरेंस नहीं आएगा। सर जो फ्लैग कैप्चर करते हैं हम्म। वो सर यही मतलब इसका राउटर का स्टेट होता है सर कि पैकेट नहीं कहाँ नहीं, पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं? का कोई लेना देना नहीं। जो तुम फ्लैग कैप्चर की बात कर रहे हो वो तो मतलब फ्लैग क्या होता है, एक बेसिकली कुछ टेक्स्ट होता है जो तुम्हें ढूंढना होता है सिस्टम में। ओके सर। वो तो दैट इज डिफरेंट। क्या उसका और उसका कोई रिलेशन है नहीं। ये तो नेटवर्क अपने इंटरफेस के जो है डिटेल्स हम इस तरह से देख सकते हैं। ये कमांड्स अभी तक जो किए हैं डिस्कस, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, एक बार जब भी टाइम मिले इसका वो करना प्रैक्टिस, अगर तुमने ये कमांड्स पहले नहीं देखे तो ओके जब भी सर। टाइम मिलते प्रैक्टिस जरूर करना, एक बार एटलीस्ट एक बार तो सारे कमांड्स ट्राई करो। ठीक है, ऑब्वियसली अब सारे कमांड्स हर जगह तो काम नहीं आएंगे, बट ये वो बेसिक कमांड्स हैं जो मेनली तुम डेली बेसिस पे अगर इंटरेक्शन कर रहे हो लिनक्स सिस्टम से तो कहीं ना कहीं ये कमांड्स यूज तुम्हारे होंगे। ठीक है, अच्छा सी एच मॉड हमने कल डिस्कस कर लिया था ना, फाइल परमिशंस के लिए।
यस सर, किया था कल। यस सर। ठीक है, तो वो भी क्लियर है ना किस तरह से होता है? यस सर। ओके। सी एच मोड का एक मेन यूज कहाँ पे आएगा? जैसे तुम कोई फाइल डाउनलोड करोगे या मान लो कोई टूल डाउनलोड करोगे अगर इंटरनेट से, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं होगी। तो उसको एक बहुत ही मेजर यूज जो सी एच मोड का है वो वहाँ पे आएगा कि तुम्हें फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी पड़ेगी। तो सर कैसे पता चलेगा जब फाइल को रन कराएंगे तो रन होगी नहीं सर? हाँ, नहीं होगी रन। ओके सर। और फाइल की परमिशन कैसे देखते हैं ये भी हमने देख लिया था। तो वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ क्यों नहीं चल रहा है, तो परमिशन नहीं है उसके पास। तो तुम फाइल को रन करने की कोशिश करोगे, क्या आएगा उसमें? वो परमिशन डिनाइड आ जाएगा, फाइल रन नहीं हो सकती। तब सिंपली उसकी परमिशन चेंज कर दो, चलने लगेगा। ओके, तो सर सूडो कमांड से भी तो परमिशन देनी पड़ती है सर। इस sudo कमांड से हम परमिशन चेंज नहीं करते फाइल्स की। ओके सर। फाइल परमिशन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं sudo से। sudo से हम क्या कर रहे हैं कि विंडोज में जैसे होता है ना कि तुमने कोई फाइल रन की, एक तो होता है कि नॉर्मली रन कर लिया उसको, वो चल गई। और एक होता है कि तुम्हें फाइल को क्या करना पड़ा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ा। यस सर। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट होता है sudo लिनक्स में। कि तुम कोई कमांड अगर चला रहे हो तो उसको जो रूट लेवल यूजर है उसकी प्रिविलेज लेवल से चला रहे हो कमांड। ओके सर। ठीक है, तो उसमें हम फाइल की परमिशंस चेंज नहीं करने, फाइल परमिशंस को हम मॉडिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं उस केस में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। यस सर। सो सी एच मोड से फाइल परमिशन चेंज होती है, सूडो से हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हाँ जो मैं कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर मैं फाइल खोल रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ वो मैं रूट की प्रिविलेज से कर रहा हूँ, रूट के प्रिविलेज लेवल से सिंपली। ओके, तो ये हो गए अपने लिनक्स के बेसिक कुछ कमांड्स। और ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है उसमें होता क्या है कि जो भी जैसे अगर मैं एथिकल हैकिंग की बात कर रहा हूँ, जो भी टारगेट है उसके बारे में हम कई तरह की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें क्या हम टूल्स यूज कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, इस तरह की चीजें हमें इस टॉपिक में कवर करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इंफॉर्मेशन ढूंढने का एक सबसे कॉमन तरीका जो है वो क्या होता है? सर गूगल करना सर्च इंजन से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, गूगल करना कोई चीज को। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक तरीका और बहुत ही कॉमन तरीका जिसको कहते हैं, जो सबने यूज किया होगा कि इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, सिंपली गूगल कर सकते हो। गूगल मतलब जरूर नहीं है गूगल, अगर कोई और सर्च इंजन यूज करना है तो हमारी मर्जी है। तो मतलब बेसिकली कि सर्च इंजन यूज करना।
ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है, बहुत ही बेसिक तरीका है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, कि हमें कोई भी चीज़ के बारे में कुछ भी ढूंढना है तो हमने सर्च कर लिया। ये तो एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन सर्च इंजन्स भी जो है, गूगल किस तरह का सर्च इंजन है कि तुम उसमें कुछ क्वेरी डालोगे तो कुछ ना कुछ वेब पेजेस वो रिटर्न करेगा। तो गूगल ये काम करता है। लेकिन हम लोग अभी एक सर्च इंजन देखेंगे जो डिवाइसेस के लिए है। ठीक है, तो वो वेब पेजेस या वेबसाइट्स को नहीं देता है एज अ रिजल्ट, वो क्या देता है, डिवाइसेस ढूंढता है। मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो ये है शोडान। इसका shodan.io करके डोमेन है, इस पर ये शोडान। और इसमें क्या है, अलग अलग तरह के हम डिवाइसेस सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से वी सर्च फॉर राउटर्स। तो जितने भी राउटर्स को पब्लिकली एक्सेसिबल दिख रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसने दिखा दी। उसी तरह से कोई भी डिवाइस अगर तुम्हें देखनी है, सर्वर्स, सर्वर्स भी देख सकते हो। तो सर्वर उसको जितने एक्सेसिबल दिख रहे हैं उनके डिटेल्स बता रहा है। फिर लेफ्ट में अलग अलग स्टैटिस्टिक्स भी हैं कि टॉप सर्वर्स कौन से हैं, टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं। फिर कोई भी, जैसे आईओटी डिवाइसेस वगैरह भी यहाँ पे हमें दिख जाती हैं, कोई भी वेब कैम्स, कोई भी या कोई भी तरह की डिवाइस जो कनेक्टेड हो सकती है इंटरनेट से। अगर वो पब्लिकली एक्सेसिबल दिख रही है, पब्लिकली अवेलेबल है, तो शोडान उसको देख पा रहा है तो वो यहाँ पे दिखा देगा। पर ऑफ कोर्स एक चीज हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि बिना किसी की परमिशन के हम कोई भी डिवाइस को रैंडमली ऐसे हैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसका सर प्रॉक्सी लगा के तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? मतलब सर जैसे डिवाइस को कैसे हैक करना है या मतलब और इंफॉर्मेशन निकालना है। नहीं, जो चीज इलीगल है वो तो इलीगल ही है, चाहे तुम प्रॉक्सी लगाओ चाहे ना लगाओ। ओके सर। हमें यहाँ पे हैकिंग नहीं करनी है, एथिकल हैकिंग करनी है। नहीं सर, नॉलेज के पर्पज से, वायलेशन नहीं करना सर। नॉलेज के पर्पज से सामने वाला तो इस तरह से नहीं देखेगा ना उसको। यस सर, राइट सर। अच्छा, तुम ये सिचुएशन कंसिडर करो, कोई अगर तुम्हारी डिवाइस को हैक करने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैंने नॉलेज के पर्पज से किया है, तो क्या तुम उसको बोलोगे हाँ ठीक है कर लो? नहीं सर, गुस्सा आएगा। बस, तो फिर वही बात है, सेम चीज तुम्हारे पे भी अप्लाई होगी। ओके सर। हमेशा देखो, हैकिंग और एथिकल हैकिंग, हालांकि ऑफ कोर्स टूल्स टेक्निक्स ये सब सेम होते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। हैकर्स तो चलो ठीक है, कुछ भी वो लोग करते हैं, जैसे इस तरह के ब्लैक हैट वगैरह इलीगल काम करते हैं, बट हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें एथिकल साइड पे ही रहना है उस चीज़ के। ओके, तो इसका फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू इसको
शोडान को मेन उसका यूज़ है कि जैसे अपनी कोई डिवाइसेस हैं, मान लो अपना तुम्हारा कोई वेब सर्वर है, कोई आईओटी डिवाइस है, कुछ भी अगर इस तरह का है, तो तुम उसको यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, जैसे आईपी डाल के उसको देखने की कोशिश करी कि क्या कोई और मेरी डिवाइस के बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है या नहीं। तो वो चीज़ तुम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो ये है शोडान। और सर्च इंजन ये जो है, नॉर्मल जो अपने सर्च इंजन रहते हैं उससे डिफरेंट है। ओके, फिर चलिए ये तो हो गया कि शोडान सर्च इंजन फॉर डिवाइसेस। फिर होते हैं पीपल सर्च इंजन, यहाँ पे लोगों की इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको पीपल सर्च इंजन के नाम से कहते हैं, जाना जाता है। जैसे एक पॉपुलर जो पीपल सर्च इंजन है दैट इज दिस spokeo.com। ठीक है, spokeo.com क्या होता है, मतलब तुम किसी के नाम, ईमेल, फोन एड्रेस से सर्च कर सकते हो, बट इसकी भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये काम सिर्फ करता है यूएस बेस्ड लोगों के लिए, सिर्फ यूएस को ये कवर करता है। तो इसकी एक ये लिमिटेशन है कि ये सिर्फ यूएस के उसमें काम करेगा। अब इंडिया के लिए भी है ऑप्शंस, बट उतने ज़्यादा भी नहीं है। जैसे इंडिया के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें, तो एक वेबसाइट है, एक नहीं एक्चुअली दो वेबसाइट्स हैं इंडियन उसके लिए, तो मैं दिखाता हूँ। स्पोकियो एक्चुअली, अच्छा एक बार काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मान लो कोई नाम डाला, जॉन स्मिथ, जो इन्होंने एग्जांपल दिया वही ले लेते हैं अपन। तो इस नाम से उसको जितने लोगों के रिकॉर्ड मिले सारे उसने दिखा दिए। ऑफ कोर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, एड्रेस, फोन, ईमेल, वो ऐसे नहीं दिखाता, उसके तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, रजिस्टर वगैरह करना पड़ता है। बट अगेन यहाँ की लिमिटेशन है कि ये सिर्फ यूएस के लिए काम करता है। इंडिया के लिए अगर देखना है उसके लिए भी वेबसाइट्स हैं। तो एक तो है ये indianfinders.com। ठीक है, इंडियन फाइंडर्स अगेन ये भी एक पीपल सर्च इंजन है, बट ये इंडियन उसके लिए, पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे कोई नाम डालोगे तो उसके अगर कुछ डिटेल्स उसको साइट पे हैं तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। फिर उसी तरह से एक है इंडियन पीपल डायरेक्टरी, या यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा तुम्हारे पास ऑप्शन है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, इससे सर्च कर सकते हो। और अगेन अब, अच्छा कोई बता सकता है कि इन साइट्स की लिमिटेशन क्या होगी? सर लिमिटेशन सर, क्या लिमिटेशन हो सकती है ऐसी वेबसाइट? मीन सर जैसे अभी आपने टोक्यो के बारे में बताया कि सर यूएस की डिटेल दे सकता है, तो सर इंडिया की थोड़ी बहुत दे सकता होगा बस।
नहीं जैसे ये जो पर्टिकुलर हमने इंडियन वेबसाइट्स की बात की, मान लो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ कि इनकी क्या लिमिटेशन होगी, हो सकती मे है। बी शायद ये नाम और ईमेल एड्रेस दिखा सकता है, एड्रेस या मोबाइल नंबर वैसा कुछ पर्सनल चीजें नहीं दिखाता होगा। नहीं, लिमिटेशन यहाँ पे मैं एक आई वाज मीनिंग टू से कि इस पे डेटा सिर्फ उन्हीं, अब ऐसा ये नहीं है ना कि इस पे कंप्लीट डेटाबेस है नहीं डेटा। सर, जो पब्लिक डोमेन में सर उन्हीं का दिखाता होगा सर। हाँ, अगर किसी का डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। वैसे करोड़ों लोग हैं जिनका कोई डेटा पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। इसमें भी तुम देख लो, इंडियन फाइंडर ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास कितने लोगों का डेटा है, 230 मिलियन। 230 मिलियन तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, और ये तो बहुत डिफरेंस आ गया उसमें। तो ये चीज़ है, ये लिमिटेशन रहती है इस तरह की वेबसाइट्स की। अच्छा, तो ये पीपल सर्च इंजन तो चलो ठीक है, अलग हो गया। और अगर मेरे को लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो और क्या सोर्स है, बहुत ही मेजर सोर्स? सर सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो है हमारी, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये जितने भी वेबसाइट्स हैं, और भी हैं ऑफ कोर्स, एक एक का नाम नहीं ले रहा मैं। तो इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पे भी हम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल तो लोग भर भर के यूज करते हैं। और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि लोग अपनी इंफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं। जैसे कोई भी इवेंट अटेंड किया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, कहीं गए, सोशल मीडिया पे डाला, क्या किया, सब मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि लोग एक एक चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं आजकल, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मिलना सोशल मीडिया से थोड़ा सा आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। और इसको, ये सब जो हम टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इनको सिर्फ अटैकिंग उससे पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, थोड़ा सा डिफेंसिव उससे भी सोचो यस सर। कि अगर तुम किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो सोशल मीडिया पे जो भी उसने डाली है, तो कोई और भी तुम्हारे बारे में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देख सकता यस सर, राइट सर। है, ठीक है। तो बहुत ही आइडियली क्या होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे तुम जो भी पोस्ट कर रहे हो बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए वो, राइट सर। ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक एक चीज डाल दी, बिकॉज जो अटैकर्स हैं, नॉट इवन हैकर्स, मतलब क्रिमिनल्स जो हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हैं लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आई थिंक 2019 की बात है या उससे पहले की। तो क्या हुआ था कि अब लोगों की एक हैबिट होती है कि अपने बारे में एक एक चीज डालते हैं, अपना पूरा टाइम टेबल डाल दें, आज इधर गए, आज उधर गए, इस तरह से सर उससे तो लोग सारा। चोरी चोरी भी तो हो सकती है सर। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती क्योंकि सर अभी मान लीजिए हमने डाल दिया कि मैं मूव कर रहा हूँ किसी अदर लोकेशन पे, है। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी अगर क्लेवर होगा तो वो माइंड लगा के अपना इस्तेमाल कर सकता है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, और करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं ये चीज़ें। और जैसे जो मैं एग्जांपल दे रहा था, इसमें क्या हुआ था कि जो किडनैपर्स थे, उन लोगों ने फेसबुक से लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन उठाई। और क्या उठाया फेसबुक से, पूरा जो है क्या बोलते हैं, उनका टाइम टेबल, कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो इन्फॉर्मेशन लेके उन्होंने उनके जो लोगों के जो बच्चे बच्चे थे उनको किडनैप किया। इन्फॉर्मेशन सारी किडनैपर्स को फेसबुक से मिली थी।
उनको पता था कि ये पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एक चीज सोशल मीडिया पे डालते थे। तो वही चीज है कि सोशल मीडिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे ही तुमने डाल दी, वो फिर प्राइवेट नहीं रही, वो चीज फिर पब्लिक हो गई। यस सर। तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह की चीजें फेसबुक पे डाल रहे हो, या फेसबुक ही नहीं, किसी भी तरह की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे हम क्या डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के डालना पड़ता है। क्योंकि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज करना कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कोई भी बहुत ही आराम से तुम्हारा नाम डाल के तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है वहाँ पे। इट इज़ वेरी इजी टू गेट ऑल योर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से। तो अच्छा, ओके, ठीक है, ये तो हमने सोशल मीडिया की बात करी है यहाँ पे। और क्या तरीके हो सकते हैं फुटप्रिंटिंग के? जैसे फॉर एग्जांपल, अब अभी तो हमने जैसे पर्सन, मतलब पर्सन नहीं, सॉरी, पीपल सर्च इंजन या सोशल मीडिया, ये तो क्या है कि हर किसी इंडिविजुअल के बारे में मैं इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, और ये इंफॉर्मेशन आगे कहाँ काम आ सकती है? एक टेक्निक होती है सोशल इंजीनियरिंग। और तुमने सुना है इसके बारे में, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में? यस सर, सुना है। सुना है, अच्छा। जी। कुछ आइडिया है क्या होता है, किस तरह से होता है ये? सर सोशल इंजीनियरिंग में यही तो सोशल साइट्स आती है ना सर। नहीं नहीं, सोशल हाँ, इंजीनियरिंग का डायरेक्टली साइट उसके से। अलावा डायरेक्टली ह्यूमन से, मतलब उसके आसपास रह के या उससे किसी भी तरह से रिलेशन करके उसके, मतलब उसको फॉलो करके जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो शायद। सोशल थोड़ा क्लोज हो, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली होती क्या है कि तुम किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, किसी को कन्विंस कर रहे हो तुम्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो नॉर्मली उसे तुम्हें नहीं देनी चाहिए। एक कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब मान लो, तो तुम किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो, कन्विंस कर रहे हो तुम्हें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो या क्या, तुम किसी से बात कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो उसको, और इंफॉर्मेशन ले रहे हो। मीन्स जैसे न्यूज में आती है सर कि वो जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, पाकिस्तान की जो गर्ल्स वगैरह रहती हैं, उनको ट्रैप कर लेती, तो वो सर हो गया सोशल इंजीनियरिंग। क्या चीज़, क्या? सर जैसे न्यूज में आता है कि पाकिस्तान की आईएसआई और वहाँ की जो गर्ल्स होती हैं हमारे आर्मी ऑफिसर को अपने अफेयर के उसमें ट्रैप कर लेती हैं, इंफॉर्मेशन निकालती हैं सर, तो हम्म। ये सोशल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। हाँ, इसको कह सकते हो सोशल इंजीनियरिंग, बिल्कुल। बिल्कुल आएगा सोशल इंजीनियरिंग के अंडर ही। क्योंकि सर वहाँ पे भी तो वो मैनिपुलेट ही तो करती हैं सर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। सोशल इंजीनियरिंग के बहुत से स्कैम्स हैं जो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से चलते हैं। तो तुम बोल रहे हो इस तरह से काफी तरह के स्कैम्स भी हैं। यस तो ये सर। सारे, ये पूरा की पूरी चीज सोशल इंजीनियरिंग में काउंट होती है। ठीक है, चलो, वो तो अपना एक अलग से सेपरेट टॉपिक है सोशल इंजीनियरिंग। तो वो अपन जब उस पर पहुंचेंगे तब करेंगे डिस्कस। ओके, तो एक और सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से कि अपनी कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ, जस्ट एज एन एग्जांपल, टारगेट कर नहीं रहे,
जस्ट एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर तुम किसी कंपनी को टारगेट करते हो, या अगर एक अटैकर किसी कंपनी को टारगेट कर रहा है, चलो यहाँ पे तुम अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एथिकल हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम कर रहे हो एथिकल हैकिंग, तो अब इंफॉर्मेशन तुम्हें, किस तरह की इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए काम आ सकती है, कि जैसे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या यूज कर रहे हैं, मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो किस तरह की टेक्नोलॉजीज वो लोग अपने कंपनी के अंदर यूज कर रहे हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम आ सकती है। और कंपनीज ये इंफॉर्मेशन कहाँ बताती हैं? जो उसकी जॉब वेबसाइट। उनकी वेबसाइट्स पे तो है ही, प्लस जो जॉब पोस्टिंग्स डालते हैं, वो जॉब पोस्टिंग्स डालते हैं ना कंपनीज, कि उसमें वो एक एक जी। चीज डिस्क्राइब करते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल भी मैं देखता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि ये एक जॉब पोस्टिंग है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंजीनियर। और इसमें चलो अच्छा अबाउट अस से थोड़ा, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है कि जो जो टेक्नोलॉजीज ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पोटेंशियल कैंडिडेट को यूज करनी आती हो, ठीक है। तो दिस इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आईआईएस एक्सचेंज 2010, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। फिर वही जॉब नॉलेज एंड स्किल्स में भी ये चीज़ें जो है इनका नाम दिया हुआ है कि इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो अगर कोई एथिकल हैकर है, या इवन अगर कोई अटैकर है जो टारगेट कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इन जॉब पोस्टिंग्स को देख के उसको एक आइडिया हो जाएगा कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस बेसिस पे है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज वो अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं। तो अपने अटैक्स भी फिर वो उस हिसाब से थोड़े फोकस कर सकता है। ठीक है। तो एक सोर्स ये भी होता है इंफॉर्मेशन लेने का, फुटप्रिंटिंग का। तो सर अभी अभी तक जो आप बता रहे हैं सारे सर पैसिव है ना सर? हाँ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग पैसिव ही होती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का क्या है कि इट इज सपोज टू बी पैसिव, मतलब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। पैसिव एज इन कि उसमें हम डायरेक्ट कुछ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं ना टारगेट से। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पर्पस ये होता है कि हम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करें। अब वो इंफॉर्मेशन पब्लिक है, वो कोई भी देख सकता है, तो हम भी उस चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट, मैं फिर आके आई कंटिन्यू। ओके ओके सर।
ओके, तो अच्छा अभी तक क्लियर है ना जो भी हमने डिस्कस किया है? कुछ क्वेश्चन अगर हैं तो क्लियर है। यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए हम वापस से गूगल पे आएंगे, लेकिन नॉर्मल गूगल सर्चेज में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गूगल को यूज करेंगे यहाँ पे। मीन सर गूगल डॉकिंग। गूगल डॉकिंग, हाँ। गूगल डॉकिंग क्या होता है जानते हो? ये लाइक फेमिलियर हो इस चीज से? यस सर। सर जैसे स्पेसिफिक फाइल को मतलब सर्च करना, जैसे पीडीएफ फाइल हुई सर, या फिर किसी वेबसाइट को हम्म। साइट से, या फिर कोई मतलब सर उसमें कई डिफरेंट कमांड है सर, जिसे वो नॉर्मली मैंने यूज किया है सर। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, गूगल डॉक्स कहते हैं इनको। ये क्या होते हैं, कुछ थोड़े से एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर्स होते हैं गूगल के ही। इनको यूज करके हम अपने जो सर्चेज हैं उनको ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह के होते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर तरह की फाइल है, कोई पर्टिकुलर फाइल टाइप है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे रिजल्ट्स उसी फाइल टाइप में हो। मान लो लेट्स से फाइल टाइप कोलन लगा के पीडीएफ, और किस चीज़ से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए मुझे, लेट्स से एंड्रॉइड। कुछ भी, तुम्हारी सर्च टर्म तो कुछ भी हो सकती है, दैट इज अप टू यू। यहाँ पे जस्ट एज एन एग्जांपल लेट्स से मैं एंड्रॉइड ले रहा हूँ और मैंने सर्च किया। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जितने भी मेरे सर्च रिजल्ट्स हैं उसमें नोटिस करो ये सारे पीडीएफ फाइल्स हैं। और मैं खोलता हूँ तो एक पीडीएफ फाइल है। उसी तरह से जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे पीडीएफ फाइल हैं। साइड में ये पीडीएफ का टैग भी आ रहा है। ईच एंड एवरी सिंगल रिजल्ट विल बी ए पीडीएफ फाइल यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया फाइल टाइप पीडीएफ। तो और किसी तरह का रिजल्ट मुझे दिखेगा ही नहीं, सिर्फ फाइल टाइप दिखेगी, सिर्फ सॉरी पीडीएफ दिखेंगे। यहाँ पे फाइल टाइप कोई भी हो सकती है। अगर तुम किसी पर्टिकुलर तरह की फाइल ढूंढ रहे हो, पीएचपी ढूंढ रहे हो, एचटीएमएल ढूंढ रहे हो। खैर एचटीएमएल तो उसमें उतना कुछ वो है नहीं, मतलब बिकॉज वेब पेजेस मेजोरिटी एचटीएमएल में ही होते हैं। जस्ट मतलब कोई भी फाइल टाइप जो है उसके हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये होता है, ये तो एक डॉर्क है फाइल टाइप। ठीक है, ये इसको डॉर्क बोलते हैं सर्च ऑपरेटर को। इस तरह के जो एडवांस सर्च ऑपरेटर्स हैं उनको डॉर्क्स बोल सकते हैं। इनके जो कॉम्बिनेशन हैं इनको भी हम कहते हैं गूगल डॉक्स। Excuse me। ये तो एक है, और भी होते हैं कई तरह के, देख लेते हैं क्या क्या है। फिर एक होता है साइट। अब मान लो मेरे को ये चाहिए कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से ही रिजल्ट्स मिले मुझे। अब अगेन ये कहाँ काम आ सकता है कि अगर मैं किसी वेबसाइट को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि उसके बारे में अगर मैं इंफॉर्मेशन निकाल लूँ तो मैं ये चाहूंगा ना कि मैं जो इन्फॉर्मेशन निकालूं वो उसी वेबसाइट से रिलेटेड हो, किसी और वेबसाइट से, किसी और सोर्स से नहीं हो रिजल्ट। तो आई कैन सिंपली से साइट, और मैं उस वेबसाइट का वो डोमेन का नाम डाल दूंगा और जो भी सर्च टर्म मेरी होगी। जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर मैं लेता हूँ मान लो लेट्स से cisco.com, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और मेरी सर्च टर्म क्या है, राउटर्स। कुछ भी सर्च टर्म हो सकती है तुम्हारी, डिपेंडिंग ऑन क्या तुम ढूंढना चाह रहे हो। तो मैं ये सर्च करता हूँ तो मेरे जितने भी रिजल्ट्स हैं कहाँ से होंगे, cisco.com से होंगे। अब ये बहुत ही बड़ा डोमेन है cisco.com, तो हमने बहुत ही बड़ा एक डोमेन ले लिया है, इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं इसमें भी। लेकिन एक एक रिजल्ट जो है राउटर से रिलेटेड होगा, और एक एक रिजल्ट cisco.com से होगा, और किसी वेबसाइट से और किसी डोमेन से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा इस केस में हमें।
तो साइट और कोलन जो भी वेबसाइट है, जो भी डोमेन है वो डाल सकते हैं। फिर आता है इन टाइटल। इन टाइटल, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कुछ एग्जांपल्स भी दिख रहे हैं इन टाइटल के, कि किस तरह से लोगों ने सर्च किया। एक इंडेक्स ऑफ एक बहुत ही पॉपुलर कीवर्ड है इन टाइटल के लिए। मान लो तुम किसी पर्टिकुलर तरह का पेज ढूंढ रहे हो, अब जैसे लोगों ने यहाँ पे क्या वेब कैम एडमिन HTML या एडमिन लॉगिन इस तरह की चीजें ढूंढी है। तो इन टाइटल क्या मतलब, जो वेबसाइट का टाइटल होता है, वेब पेज का जो टाइटल होता है। जैसे इस वेब पेज का टाइटल क्या है, साइट, जो भी हमारी सर्च टर्म थी हाइफन गूगल सर्च। तो हर वेब पेज का कोई टाइटल होता है, जैसे ये जो हमने ये खोला था इंडियन पीपल डायरेक्टरी, इसका ये टाइटल है इंडियन पीपल डायरेक्टरी IPD, इंडिया लार्जेस्ट पीपल सर्च इंजन। तो हर वेब पेज का एक अपना टाइटल होता है। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी मैं ढूंढ रहा हूँ उसके टाइटल में कोई पर्टिकुलर कीवर्ड हो, उस वेब पेज के टाइटल में कोई पर्टिकुलर कीवर्ड हो, तो मैं ये डॉर्क यूज कर सकता हूँ इन टाइटल, और जो भी वर्ड में सर्च कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे इन टाइटल इंडेक्स ऑफ जैसे दिया हुआ है, इंडेक्स ऑफ मतलब अब क्या होता है, कुछ सिंपल जो सर्वर्स हैं जो फाइल स्टोर कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं उस पर, तो वो मतलब वो वेबसाइट भी नहीं है, सिर्फ फाइल स्टोरेज है। तो वहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स ऑफ के उससे आता है वो। जैसे ये जितने भी सर्वर्स हैं, इंडेक्स ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पे, जैसे मूवी, तो उसने कुछ मूवीज अपलोड की होंगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली इंडेक्स ऑफ वाला वो नहीं आया, कुछ और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली दो वर्ड्स है ना, इंडेक्स और ऑफ, जबकि इन टाइटल सिर्फ एक वर्ड पे काम करता है, सिर्फ इंडेक्स लेता है वो। तो मान लो अगर तुम किसी पर्टिकुलर तरह की फाइल ढूंढ रहे हो, जैसे इंडेक्स ऑफ बेस पे PDF दिया हुआ है या कुछ दिया हुआ है, या इंडेक्स ऑफ ई बुक्स वगैरह देखोगे तो ई बुक्स मिल जाएंगी तुम्हें। और ऑफ कोर्स अब इस तरह की वेबसाइट्स में ये भी है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दीज सोर्सेस, ठीक है, तो कुछ भी ब्लाइंडली ऐसे डाउनलोड भी मत कर लेना। अच्छा, कुछ और अगर ढूंढे, मान लो इन टाइटल म्यूजिक, तो जिस भी वेब पेज के टाइटल में म्यूजिक वर्ड होगा वो खुल जाएगा। फिर एक होता है ऑल इन टाइटल। ऑल इन टाइटल, लेट्स से मैं ढूंढ रहा हूँ अगर ऑल इन टाइटल सॉकर और टीम, तो मुझे चाहिए कि ऐसे वेब पेजेस मिले जहाँ पे दोनों ये वर्ड्स जिन पेजेस के टाइटल में हो। तो अब ये जो वेब पेजेस ने दिखाए हैं, इसमें सॉकर टीम, ये सारे दोनों वर्ड्स इन वेब पेजेस के सबके टाइटल में है। ऑल इन टाइटल सिंपली क्या है, इन टाइटल का एक वेरिएंट है जिसमें हम मल्टीपल कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा, फिर एक आता है इन URL, कि अगर मैं ढूंढ रहा हूँ कि जो भी मेरा कुछ पर्टिकुलर URL आएगा, जितने भी सर्च रिजल्ट्स का, उसमें मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। जैसे लेट्स से मुझे सिर्फ ब्रिटिश वेबसाइट से रिजल्ट्स चाहिए, तो .co.uk। इंडिया के लिए अगर करोगे तो .in या .in, इस तरह से। तो जितने भी वेबसाइट्स, अब जो भी मैं सर्च टर्म दूंगा, लेट्स से सर्च टर्म हम क्या दे सकते हैं, म्यूजियम, जस्ट एज एन एग्जांपल, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया इसको, तो जितने भी रिजल्ट्स आएंगे सारे ब्रिटिश वेबसाइट से होंगे। क्यों? क्योंकि इन URL मैंने स्पेसिफाई कर दिया .co.uk। जितने भी सर्च रिजल्ट्स आएंगे उन वेब पेजेस के URL में .co.uk होना चाहिए, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। और सर्च टर्म मैंने क्या यूज करी, म्यूजियम। तो उस हिसाब से रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, सारे .co.uk वाले पेजेस हैं। उसी तरह से .in,
जो भी तुम्हें चाहिए डोमेन वो डाल सकते हो। एंड इन यूआरएल का यूज वहाँ पे भी होता है, जैसे लोग लॉगिन डॉट पी एच पी, लॉगिन पेजेस ढूंढते हैं। अटैकर्स क्या करते हैं, जैसे लॉगिन डॉट पी एच पी, एडमिन डॉट पी एच पी, इस तरह के पेजेस ढूंढते हैं ताकि उन्हें आराम से लॉगिन पेजेस मिल जाए, फिर वो हैक करने की कोशिश करते हैं वेबसाइट्स पे। अब एज एन एथिकल हैकर ऑब्वियसली हम बिना सोचे समझे, बिना परमिशन के कुछ भी हैक तो नहीं करने लगेंगे। बट ऑफकोर्स अगर मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को टारगेट कर रहा हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर वो है, तो उससे रिलेटेड मैं डॉट्स लगा के उसमें से इस तरह के पेजेस ढूंढ सकता हूँ। तो अच्छा, इन यूआरएल तो हमने देखा। लेट्स से ऑल इन यूआरएल भी होता है और मल्टीपल टर्म्स हैं ऑल इन यूआरएल। ठीक है, तो अगेन को डॉट यू के अगर लिया और फुटबॉल भी ले लिया और टीम भी ले लिया, तो आई थिंक बहुत ही कम रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे इसने कैप्चा दे दिया बिकॉज अगेन इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की सर्चेस अटैकर्स बहुत करते हैं, तो एट वन पॉइंट वो गूगल कैप्चा दे देता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी वेब पेजेस हैं उनके यूआरएल में ये तीनों टर्म्स कहीं ना कहीं पे होंगी। को डॉट यूके भी होगा, फुटबॉल वर्ड भी होगा, कहीं ना कहीं टीम जो है ये भी होगा। जितने भी हमने सर्च रिजल्ट्स देखे उनके यूआरएल में ये तीनों चीज़ें होंगी। तो ये है ऑल इन यूआरएल। ये भी इसी तरह से एक डॉट, गूगल डॉट होता है। अब एक क्या है, एक डेटाबेस है इस चीज़ का। इस तरह के जो डॉट्स हैं उनका एक डेटाबेस होता है, वो कहते हैं, एक वेबसाइट है एक्सप्लॉइट डीबी, उसका सेक्शन होता है गूगल हैकिंग डेटाबेस। गूगल हैकिंग डेटाबेस सिंपली क्या है, एक डेटाबेस है डॉक्स का। तो ये देखो, ये गूगल हैकिंग डेटाबेस है, इसमें अलग अलग तरह के डॉक्स हैं। ये डॉक्स क्या है, सिंपली जो हमने देखे कि इन यूआरएल, इन टाइटल, उसमें अलग अलग तरीके अगर सर्चेस करते हैं लोग, तो लॉगिन पोर्टल्स मिल सकते हैं, वल्नरेबल सर्वर्स, फाइल्स कंटेनिंग जूसी इंफॉर्मेशन, काफ़ी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और इस तरह की चीज़ को हैकर्स यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको पूरा एक डेटाबेस है। और एज ऑफ नाउ कितने उसमें 6500 एंट्रीज हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया अगर आता है तो ऐड हो जाता है। तो लास्ट कब ऐड हुआ था, 25 जून को। ओके, अगर कुछ और नया डॉक्स वगैरह जो भी आएगा वो ऐड हो जाएगा फिर। तो लोग इसमें डॉक्स क्रिएट कर करके ऐड करते हैं। मीन सर हम भी डॉग क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं सर? अगर तुम्हें कोई ऐसा डॉक मिलता है जो यूजफुल लगता है तो तुम कर सकते हो ऐड। बट ऑफ कोर्स बहुत ही ध्यान ये रखने की चीज़ है कि अगर ये डॉक्स यूज करोगे तो कुछ ना कुछ
वहाँ पे सेंसिटिव तुम्हें मिल सकती है इंफॉर्मेशन, या कुछ सेंसिटिव, सेंसिटिव नहीं मतलब कुछ ऐसा वल्नरेबल पेजेस मिल सकते हैं जो हैक किए जाएं, बट बिना परमिशन के हम कुछ भी इस तरह का नहीं करते हैं। ये तो एक पूरा डेटाबेस है, गूगल हैकिंग डेटाबेस। और ये किस चीज़ का है? डॉक्स का डेटाबेस है, तो ये गूगल डॉक्स का ही पूरा इस तरह से डेटाबेस बना हुआ है। सर यहाँ हम डॉग्स ढूंढ भी तो सकते हैं सर ना, हाँ ढूंढ सकते हो। जैसे कोई इसका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पर्टिकुलर मुझे एक डॉग चाहिए तो यहाँ सर्च कर सकते हैं सर ना। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, सर्च की भी फंक्शनलिटी है उसमें, वेबसाइट में, तो यू कैन सर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर अपन आते हैं वेबसाइट फुटप्रिंटिंग पे। वेबसाइट फुटप्रिंटिंग मतलब अगेन, अगर मैं किसी वेबसाइट को टारगेट कर रहा हूँ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना भी मेरे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से निकल सकती है वो देखते हैं। चलिए इसी विंडो पे आते हैं वापस। तो वेबसाइट फुटप्रिंटिंग इस तरह से होती है कि अगर मैं वेबसाइट को टारगेट कर रहा हूँ तो क्या किया जा सकता है वहाँ पे। जैसे ये देखो यहाँ जैसे पे। हाँ, सर जैसे डोमेन नेम फाइंड करना, मेल सर्वर फाइंड करना, नेम सर्वर फाइंड करना, आईपी एड्रेस। तो वो तो डीएनएस हो गया, डीएनएस इज डिफरेंट। डीएनएस पे हम बाद में आएंगे, बट दैट इज डिफरेंट। अभी मैं क्या क्या चीज कर रहा हूँ कि वेबसाइट की जो टेक्नोलॉजीज हैं, वेबसाइट की जो किस तरह से बनाई हुई है वेबसाइट, क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज हुए हैं, क्या चीजें यूज हुई हैं उसको बनाने में, मैं वो पता कर रहा हूँ। ओके सर। तो मतलब अब वर्डप्रेस और वो सब ना सर? हाँ, वर्डप्रेस इज जस्ट वन फ्रेमवर्क, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है बिल्ट विद डॉट कॉम, ठीक है, इसमें तुम किसी भी वेबसाइट का नाम डालोगे तो ये पता करके बता देगा कि उस वेबसाइट को बनाने में किन टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट डीबी का ही नाम डाल के देखूं, लेट्स से क्या मिलता है इसको, एक्सप्लॉइट हाइफन डीबी डॉट कॉम, लुकअप। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, वर्डप्रेस प्लगइन्स, मतलब वर्डप्रेस तो यूज हुआ ही होगा इसको बनाने में। क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज हुए हैं, पेमेंट्स, ओके, देखो सीएमएस वर्डप्रेस यूज हुआ है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज क्या यूज हुई हैं, एंड देन इससे हमें ये पता चल जाता है कि ओके, हम किन टेक्नोलॉजीज को टारगेट कर सकते हैं इस वेबसाइट में। मान लो अगर जैसे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है फॉर एग्जांपल, अगर उसमें से कोई एक लाइब्रेरी ऐसी है जो वल्नरेबल है, तो वो वल्नरेबिलिटी इस वेबसाइट को भी अफेक्ट करेगी फिर, और उसको टारगेट करने में हम इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। जी जी। तो जितने भी टेक्नोलॉजी इस वेबसाइट को बनाने में यूज हो रही हैं, उन सब का यहाँ पे ये डिटेल दे देता है। एक डिटेल टेक्नोलॉजी प्रोफाइल का भी सेक्शन आता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी कब डिटेक्ट हुई वो भी डेट वगैरह भी बताता है। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस भी उसने क्या बोला है कि पहले वर्डप्रेस 3.7 था, फिर 3.8, 3.9, इस तरह से चेंज होता गया। फिर जावास्क्रिप्ट कौन सी लाइब्रेरीज पहले थी, तो जो इवन जो अब आज की डेट में नहीं है उसको इस तरह से ब्लॉग उसमें दिखा रहा है।
तो इस तरह से buildwith.com क्या बताता है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है वेबसाइट के अंदर। तो सर ऐसे तो सर वेबसाइट के मतलब हिस्ट्री के बारे में भी जान सकते हैं ना सर, कि समय समय पे कौन सी टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है सर, हाँ पहले किस वर्जन पे था, अब किस वर्जन पे चल रहा है। बिल्कुल, वो तो इसमें आ ही रहा है ना पूरा, उसमें डिटेल टेक्नोलॉजी प्रोफाइल में, तो डेफिनेटली ये सब पता चल जाता है। एक और भी तरीका है ये इंफॉर्मेशन निकालने का। ये एक ब्राउजर प्लगइन है, प्लगइन या एड ऑन बोल सकते हो। इसका नाम है वैपलाइजर। वैपलाइजर वेब एप्लीकेशन एनालाइजर, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने वैपलाइजर के नाम से एक ब्राउजर प्लगइन या ब्राउजर एड ऑन बनाया है। तो इसको सिंपली इंस्टॉल करो ब्राउजर में, जैसे मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स में डाला हुआ है, और जिस भी वेबसाइट के बारे में डिटेल चाहिए उस पर जाओ, उस वेबसाइट पे जाओ और इसको क्लिक करो। तो जो भी टेक्नोलॉजीज उसको दिख रही हैं वहाँ पे डिटेक्ट हो रही हैं, जो भी चीज़ें वो सारी मेंशन कर देगा। तो जैसे यहाँ पे इसको वेब सर्वर दिख रहा है, विंडोज IIS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर पता चल रहा है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, UI फ्रेमवर्क्स, वेब फ्रेमवर्क कौन सा यूज हुआ है, जितनी चीज़ें उसको टेक्नोलॉजीज डिटेक्ट हो रही हैं सब दिखा देगा। तो और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, तो लेटेस्ट अगर तुमने एक बार इंस्टॉल कर दिया तुम्हारे पास इसका लेटेस्ट वर्जन भी रहेगा। अच्छा, तो ये हमें कौन सी वेबसाइट का पता चल रहा है, बिल्ट वेब के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि अभी मैं builtwith.com पे हूँ और उस पर मैंने देखा। उसी तरह से अगर मैं एक्सप्लॉइट DB पे आके आके इसको क्लिक करता हूँ एक्सटेंशन को, तो ये इसके बारे में डिटेल बता देगा। सिमिलरली जैसे हम इस पे थे इंडियन पीपल डायरेक्टरी पे, इस पे अगर मैं देखूँ तो इसकी डिटेल्स बता देगा। जिस भी वेबसाइट पे आओगे उसकी डिटेल बता देगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है वेबसाइट्स की जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजीज हैं उनको पता लगाने का। सिंपली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो एप्पलाइजर, ये क्रोम फायरफॉक्स दोनों के लिए अवेलेबल है। तो क्रोम के लिए एज एन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, फायरफॉक्स के लिए एज एन एड ऑन इसको डाल सकते हो एंड यूज करो आराम से। अच्छा, फिर एक और यहाँ पे टूल है जो डिस्कस हम करते हैं। देर इज अ वेबसाइट जिसका नाम है archive.org। अब बेसिकली क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी है, तो काफ़ी कुछ फ्री सामान यहाँ पे मिलता है, बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वेबसाइट्स वगैरह, जो भी यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मेंशन है। बट इसका एक सेक्शन है वेबैक मशीन जो हमारे काम का है यहाँ पे। वेबैक मशीन क्या है, वेब पेजेस के आर्काइव्ड वर्जन, सेव्ड वर्जन हमें दिखाता है। जैसे अगर इसमें किसी वेबसाइट के बारे में सर्च करो, लेट्स से चलो आज हम एक्सप्लॉइट DB को लेके बैठे हैं, इसी को करते हैं सर्च, ब्राउज हिस्ट्री। तो ये क्या दिखाता है कि इस वेबसाइट के जितने भी आर्काइव्ड वर्जन हैं, मतलब ये वेबसाइट जितनी बार सेव हुई है, जितनी भी बार इसके वेब पेज को कैप्चर करके आर्काइव किया है, वो सारे यहाँ पे दिखा रहा है। और फर्स्ट टाइम कब सेव हुआ था इस डेट को, और लास्ट कब हुआ था, June 27 को। तो मान लो मुझे देखना है 2014 में क्या किस तरह से था ये वेब पेज। तो 2014 में इतनी बार कैप्चर हुआ था, इतनी बार आर्काइव हुआ था ये पेज। लेट्स से 17 जुलाई पे जाते हैं, जस्ट रैंडमली कोई भी डेट पिक कर रहे हैं।
तो तब जो है इस तरह से दिखता था एक्सप्लॉइट डेटाबेस, ये जो वेबसाइट है exploitdb.com। किस डेट को? जुलाई 17, 2014। तब जो लेटेस्ट एक्सप्लॉइट थे उस डेट को वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हो सकता है अगर मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ जो पहले एग्जिस्ट करती थी किसी वेबसाइट पे, या मुझे कोई ऐसा वेब पेज एक्सेस करना है जिसका मेरे पास लिंक है, बट आज की डेट में वो वेब पेज एग्जिस्ट नहीं करता, वो वेबसाइट शट डाउन हो गई या वो पेज ही नहीं है, तो मैं आके इस वेबैक मशीन पे वो यूआरएल डाल सकता हूँ, एंड उससे रिलेटेड जितने भी उसके आर्काइव वर्जन हैं वो सारे जाके देख सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम चाहो तो खुद किसी पेज को अगर सेव करना है, कैप्चर करना है, तो उसका यूआरएल यहाँ पे डाल के सेव पेज कर सकते हो। तो उसकी एक कॉपी, उसका एक आर्काइव वर्जन यहाँ पे सेव हो जाएगा, एंड इन फ्यूचर अगर वो वेब पेज डिलीट हो जाता है या वेबसाइट बंद हो जाती है तब भी उस पेज की एक आर्काइव कॉपी तुम्हें हमेशा यहाँ पे मिल जाएगी। तो दैट इज द यूज इसका वेबैक मशीन का। एंड आगे के एक टॉपिक में हम वापस आएंगे इस पे, वेबैक मशीन पे। ये एक टूल जो है डाउनलोड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, तो तब भी तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया होगा इसका। Excuse me। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में हम यूज करते हैं। वेबसाइट फुटप्रिंटिंग एज जब किसी वेबसाइट के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या टॉपिक है हमारा। अच्छा, इसके आगे हुइस और डीएनएस फुटप्रिंटिंग है। हुइस से कोई फेमिलियर है? हुइस क्या होता है? हुइस डेटाबेस? नहीं। नहीं। अच्छा, जब कोई वेबसाइट तुम क्रिएट करते हो, जैसे मान लो तुमने अपना कोई डोमेन बनाया, ठीक है, तुमने कोई वेबसाइट बनाई, तो तुम्हें उस डोमेन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डोमेन रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जब डोमेन रजिस्टर कराओगे तो क्या होगा कि ये जो डिटेल्स हैं जो तुमने रजिस्टर करा के जो तुम्हें डिटेल्स मिलेंगे वो स्टोर होते हैं होस्ट डेटाबेसेस में। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 ऐसी रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं, RIR कहते हैं उनको, जहाँ पे ये डिटेल्स स्टोर होते हैं। तो जब मैं फुटप्रिंटिंग कर रहा हूँ इस वेबसाइट के लिए, तो मैं उसके होस्ट डिटेल्स भी सर्च करूंगा। ओके, चलो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में अपन नेक्स्ट उसमें देखते हैं। एंड कल कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। तो कोई क्वेश्चंस?
आज के सेशन में से? नो सर। नो सर, नो सर। और वो जो लिनक्स के कमांड्स है ना, वो एक बार करना प्रैक्टिस उस चीज हाँ की, सर। ठीक है? तो क्योंकि वो फिर नहीं करोगे तो फिर क्या होता है, वो चीजें सब हट जाती हैं। नहीं सर, वो माइंड से स्किप कर जाते हैं, लेकिन सर प्रैक्टिस कर लूंगा सर। वो इंस्टॉलेशन तो हो गया ना सबका लिनक्स का, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम यस नहीं सर, है? यस सर, ठीक कोई है, प्रॉब्लम नहीं है sir। ओके गुड। वो सर आप एक बार रिकॉर्डिंग के बारे में सर पूछ लेना सर। रिकॉर्डिंग का मैं एक बात कर